सानेहा जाफर एक्सप्रेस मुकाबला जब बुज़दिल दुश्मन से हो, जो ख़वातीन को और बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल करता है, और मुकाबला जब कमज़रफ़ दुश्मन के साथ हो जिसका कोई फ़लसफ़ा नहीं है, बंदूक का फ़लसफ़ा ही उसका फ़लसफ़ा हयात है, और वो बंदूक भी बुज़दिली से निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल करता है, और उसका फ़लसफ़ा हयात ही इसी गिर्द घूमता है कि वो बंदूक की ताकत से उन निहत्तों को मारे, कत्ल करे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में 21 मुसाफिर जो थे दहशत गर्दों की जानिब से उन्हें शहीद किया गया, और FC के 4 जो जवान थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक इस ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और दूसरे रोज़ SSG कमांडोज़ ने हिस्सा लिया। पाक फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक 21 मुसाफिर दहशत गर्दों के हाथों शहीद हुए और FC के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। DGISPR का कहना था कि ये दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सेटेलाइट के जरिए फ़ोन पर राब्ते में थे। फ़ौज के तर्जमान ने बताया कि बुध की शाम को फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, जिसमें तमाम मगवी बाजियाब हुए। फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबार को मारा और फिर मरहलावार एक एक बोगी में क्लियरेंस की और वहाँ मौजूद तमाम दहशत गर्दों को मारा गया। तर्जमान के मुताबिक दहशत गर्दों की कुल तादाद 33 थी और इन सबको हलाक कर दिया गया। उनका कहना था कि बुध की शाम हतमी क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुँचा। उन्होंने मज़ीद बताया कि बहुत एहतियात से ये ऑपरेशन किया गया ताकि किसी भी मुसाफिर को नुकसान न पहुँचे। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी चलवाई और कहा कि गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी ज़राए से हमने खबर जो दी थी, इसे स्क्रीन पर चलाइए और देखिए कि आपको ये 3 रंग के 3 ब्लॉक नज़र आएंगे। ये वो जगह है जिसके बारे में हम आपको सिक्योरिटी ज़राए से खबर दे रहे थे। उन्होंने ट्रोलियों के अंदर मुसाफिरों को बिठा रखा था और इसके दरमियान में खुदकुश बमबार बैठे हुए थे। यही वजह थी कि हम बहुत एहतियात से और आहिस्तगी से आगे जा रहे थे। फ़ौज के तर्जमान ने बताया कि बुध को फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में SSG के जवानों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। उन्होंने बताया कि SSG कमांडोज़ की कार्रवाई के बाद यरगमाल मुसाफिर वहां से भागे। इसी तरह क्लियरेंस ऑपरेशन की पार्टी ने पहले ट्रेन की बोगियों में मौजूद खुदकुश बमबारों को मारा और हर बोगी को क्लियर किया और इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी मुसाफिर का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस ऑपरेशन में पाक फ़िज़ाइया की पूरी मदद हासिल थी और ये ऑपरेशन बहुत प्रोफेशनल अंदाज में किया गया। DGISPR के स्टेटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि रूल ऑफ गेम जो हैं वो अब चेंज कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान के मामले को लेकर कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है, कोई हिकमत अमली बदलने वाली है, या वहाँ दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए कोई नई पॉलिसी जो है उसे तरतीब दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सानेहा जाफर एक्सप्रेस और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का दहशत गर्दी के वाक़े में मासूम इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार और दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। और दहशत गर्दों के खात्मे के बाद सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला, और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का APC बनाने का भी ऐलान कि अगर हमने दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म न किया तो पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में हो सकता है। 400 से ज़्यादा निहत्ते लोगों को यरगमाल बनाया गया। जो हो गया सो हो गया, होश के नाखून लेकर आगे बढ़ना होगा। चारों सूबाई हुकूमतें और वफाक को दहशत गर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। पूरे मुल्क की सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्सेज की लीडरशिप को भी साथ बिठाएंगे। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। ट्रेन में फ़ौजी जवान भी मौजूद थे। ऑपरेशन में 33 दहशत गर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दी के नासूर ने दोबारा क्यों सर उठाया? इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। अगर हम हैं तो सब हैं। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफवाज को जितने वसाइल चाहिए मुहैया करेंगे। ज़रार कंपनी ने मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 339 जानों को बचाया। वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। जवानों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। बदकिस्मती से इस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती। हमारा मशरकी दुश्मन जहर उगल रहा है। अपनी फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो अंदाज़ा करें मुल्क का क्या हाल होगा। बलूचिस्तान क्यों पीछे रह गया, इस पर भी बात करेंगे। हम अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए मुत्तहिद होना होगा। शहबाज शरीफ साहब ने APC का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला जो बलूचिस्तान है सरफराज भुगटी,
उनका कहना था कि बलोचों ने निहत्तों को कत्ल किया। तारीख में बलूचिस्तान में कौन कत्ल व गारत कर रहा है, हम इनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं? क्या हम 500 लोगों के कत्ल पर उनसे माफ़ी मांगेंगे? तशद्दुद और बंदूक के ज़ोर पर वो अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं। क्या ये हमारी रवायात हैं? जंग के, कौमियत के कुछ उसूल होते हैं। बलूचिस्तान, बलोच तारीख भरी पड़ी है मेहमान नवाजी से। ट्रेनों पर हमला करने की कौन सी तारीख है? जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा इसका कला कमा करेंगे। आम बलोच को गले से लगाया जाएगा, मगर कत्लो गारत करने वाले से क्या किया जाए? इन लोगों में बलूचिस्तान में 1 इंच भी कब्जा करने की ताकत नहीं है। मासूम निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया जाता है। इन कैमरा ब्रीफिंग में कई मरतबा कह चुका हूँ कि वो लोग डायलॉग के लिए तैयार नहीं, वो लोग मासूम और निहत्ते लोगों का खून बहा रहे हैं। तारीख में लिखा जाएगा बलोचों ने निहत्तों का कत्ल किया। कब तक पाकिस्तान तोड़ने की बातें बर्दाश्त करेंगे? रियासत, हुकूमत अब भी सब्र से काम ले रही है। हुकूमत सब कुछ करने को तैयार है। हालात के हवाले से कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगी। कौमी असम्बली में इमरान खान साहब की पॉलिसी पर भी तनकीद हो रही थी और जवाब में तहरीक इंसाफ भी अपनी बात कर रही थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ बता रहे थे कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा सामने बैठे हुए थे पार्लियामेंट के अंदर ही, और वो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इनको बसाना है, इनको इधर सेटल करना है, इन सब दहशत गर्दों को। इससे बात फिर हीटेड हो गई। यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे, लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने, और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी? आपने जाफर एक्सप्रेस और बीएलए में क्रेडिट जो है दहशत गर्दों को दे दिया है। मैं क्या बात करूं? आपने दहशत गर्द उनको दिया है कि जी वो सारे के सारे जो है वो दहशत गर्दों ने मेहरबानी की है। देखें, ये दहशत गर्दों के साथ हैं, इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमरजमान कायरा साहब, उनके पास चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो मामलात का हल फिर क्या देख रहे हैं, क्या सलूशन मौजूद है उनके पास, उनकी पार्टी क्या सोच रही है, ये सारी चीज़ें उन्हीं से जानते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट में कह रहे थे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमारे सामने बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि उन सारे लोगों को जो दहशत गर्द हैं उन्हें यहाँ सेटल किया जाए। और इस बात से फिर डिस्कशन हीटेड हो गई। असद कैसर साहब को भी बातें उन्होंने की, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि बाजवा तो आपका बाप है। इस हद तक बात चली गई। तो इससे आप समझते हैं कि मामला डिट्रैक थोड़े हो जाते हैं, प्रायोरिटी पे जो चीज़ें हैं उन्हीं लेके चलना चाहिए, या आपका टेक क्या है? ख्वाजा साहब कह रहे हैं तो बड़े जिम्मेदार आदमी है, वो वजीर दिफा है, वैसे भी सीनियर सियासतदान है, तो जो बात कह रहे हैं वो असेसमेंट जिसमें जान होगी, उसमें सदाकत होगी। और ये बात भी दुरुस्त है कि उस वक्त इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि ये हमारे भाई हैं और 50,000 खानदान है, उनको वहाँ पे ला के बसाने का फैसला यकीनन उस वक्त की सारी क़यादत ने, यानी हुकूमत ने और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत थी, उन्होंने मिलकर फैसला किया। और खान साहब का व्यू ये था कि ये हमारे भाई हैं, और सबसे खौफनाक फैसला ये था कि इनको अपना असला लेके जत्थे रखने की इजाज़त दी गई थी। ये बात उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि ये गलत है, आज भी हम कह रहे हैं कि ये गलत फैसला हुआ है। तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि उनको बसाने की कोशिश की, वो आगे बसे, असला लेके आए, और काफ़ी अरसे से वो जत्थेबंदियां करके लोगों से भत्ते ले रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के स्टेटमेंट के बाद बात और ज़्यादा हीटेड जब हो गई तो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी ख्वाजा आसिफ साहब से इस्तीफे की डिमांड कर दी। ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। वो चला गया और उसकी सारी तकरीर वो बोझ और खसत की बुनियाद पर वो सारी तकरीर कर रहा था। JUI फे के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछते हैं कि वो इन सारे मामलात को कैसे देख रहे हैं, वो इन सारे मामलात में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये जो माहौल है पार्लियामान का, इसका जो कॉज है, जैसे बलूचिस्तान में मसाइल हैं, वहाँ के अवाम असीर हैं, इस वक्त परेशानी का शिकार हैं, फोर्सेस
अभी हम सारी रिपोर्टिंग और अपडेट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, डीजी साहब ने भी कल बताया, तो उसमें वो कह रहे थे कि जब फोर्सेस के 3 हेलीकॉप्टर पहुँचे हैं स्टार्ट में, तो लोग जब यरगमाल थे तो फोर्सेस के पास कोई ऑप्शन फिर नहीं था। फिर उन्होंने बड़ा आर्टिस्टिकली और बड़ा तरीके सलीके से अपने रास्ते निकाल के तो इसे सारा क्लीन अप किया। तो उधर दूसरी तरफ पार्लियामेंट के लोग आपस में पुरानी सियासत और पुरानी बातों पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अब बिलावल साहब ने भी आज तकरीर की, वो बड़ी बेहतरीन तकरीर थी उनकी, लेकिन एंड पे वो ये कहना नहीं भूले कि उनके वालिद साहब को सुना नहीं गया उस दिन पार्लियामेंट में। तो वो पूरा डिस्कशन में वो बता के गए कि मेरे वालिद को भी आप सुनते पार्लियामेंट में, आज के दिन भी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ में फिर हम फॉल नहीं करते या क्या? वो प्रायोरिटीज़ में देखिए, प्रायोरिटीज़ में हमारा ज़ाती मफाद जो है वो नहीं आना चाहिए। हम मुल्क सबसे पहले, कौम सबसे पहले, और उसके बाद जो है ना वो चीज़ें। अब मसला ये है कि शायद हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो हमसे रास्ता जो है वो गुम गया है और वो ट्रेनिंग हमारी प्रॉपर नहीं हुई है। इस वक्त चूँकि एक हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, आप इसमें 100 दफ़ा एक्यूज़ करिए PTI को, उसके रवैये को, मगर ज़िम्मेदारी उसकी होती है कि जो इक़्तिदार में होता है उसको इंगेज करना होता है। ठीक, वो भी इंगेज नहीं कर पा रहे। और दूसरा, मैंने यहाँ पे मीडिया पे भी देख रहा था, सोशल मीडिया पे, कि इस सारे मामले को किसी न किसी हवाले से उनके साथ PTI के साथ टैग भी किया जा रहा है। होंगे उनके वो भी कोई बदबख्ती करते होंगे कि बीच में कोई पोस्टों को जो है ना दोबारा रिपीट कर देते होंगे, उसको दोबारा चला देते होंगे, या उनकी तरफ से भी कोई शायद इनिशिएटिव वो भी कोई जनरेट करते हो, मगर जो है ना उसको वो मुल्क दुश्मन पार्टी तो नहीं है ना, तो उसको भी साथ लेके चलना या उसको इंगेज करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस माहौल को बेहतर बनाए, वरना मुल्क आपका ख़राब हो रहा है। ये जो हुकूमत में लोग होते हैं ना, उनको दिल बड़ा करके चलना पड़ता है। मुमकिन है कि मैं अच्छा आदमी ना हूँ, मुमकिन है कि मैं मुल्क के मफाद में जो है ना बाज़ बातें ना करता हूँ, मगर मुझे साथ लेके चलना वो उन लोगों का काम होता है जो अच्छे लोग होते हैं। एक ब्रीफिंग हुई थी इन कैमरा पार्लियामेंट हाउस में, और उसमें कोई सभी पार्टियों की नुमाइंदगी मौजूद थी। तो उसमें बाजवा साहब तशरीफ़ लाए और फैज़ हमीद साहब उस वक्त DG आई थे। बात ये थी कि जी वहाँ पे जो लोग इस वक्त बरसरे यानी जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, उनकी तादाद जो है वो कोई तकरीबन 8-10 हज़ार है। क्यों ना उनको जो है वो वापस आने का मौका दिया जाए, इस शर्त पे कि वो यहाँ पे हथियार जो है वो रख के आएंगे, यानी छोड़ के आएंगे, और आके मुल्क के आइन और कानून के ताबे जो है वो मुआशरे का हिस्सा बनेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसमा शराजी साहिबा, सवात ऑपरेशन भी इन्होंने कवर किया, ऑपरेशन ज़रब अज़ब भी कवर करती रहीं। बलूचिस्तान के मसाइल को ये किस नज़र से देखती हैं, इन्हीं से जानते हैं। पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कह रहे थे कि इधर जनरल बाजवा और फैज़ बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि दहशतगर्दों को हमने इधर सेटल करना है और दूध की नहरें बहेंगी। फिर वो असद कैसर साहब को मुखातिब करके कह रहे थे कि बाजवा तो आपका बाप है। तो वो बात और ज़्यादा हीटेड हो गई उधर और काफ़ी ज़्यादा गर्मा सर्दी हो गई। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का जो रोल है वो इन सारे मौज़ूआत पर वो कितना कलीदी है, कितना अहम है, उसी ने तो लीड करना है। तो इस पे फिर क्या टेक है आपका? देखिए, उसके लिए पार्लियामेंट को इज्जत देनी पड़ेगी। वो जैसी भी पार्लियामेंट बनी हुई है, बहरहाल लोगों की आवाज़ उसमें है, तो आपने कितनी इज्जत दी है। 1 साल हो गया आपकी पार्लियामेंट को, 17-18 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जो मैंने पिलडेट का डेटा देखा है या फाफिन का देखा है। तो आप खुद कितना आए हैं, आपके लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, जवाबदेही का उसूल जो पार्लियामान के अंदर होता है वो कितना है। फिर दूसरी तरफ अपोजिशन का क्या रवैया है, अपोजिशन कितनी शैडो कैबिनेट के तौर पे काम कर रही है। ये बड़े संजीदा सवालात है। आज अमनो अमान के ऊपर अगर बात हुई है या मुतफिका करारदाद आ गई है और उस पर सब ने अमल दरामद, यानी इस मामले के ऊपर जो मुतफिका करारदाद हुई और सब ने उसको उसके ऊपर कहा कि भाई ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान, उसका मतन जो है उसमें यही है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। एक जनरल सी आपने रटे रटाए कुछ जुमले होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ये ही जिस तरह की भी ये पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट ही काम करे तो बेहतर है। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात करें, वो इसके ऊपर डिस्कोर्स शुरू करें, वो इसके ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे, तो फिर तो पार्लियामेंट को इज्जत खुद हुकूमत ने देनी है, जो अब तक हमें नज़र नहीं आता।
कि वो पार्लियामेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो, पार्लियामेंट की कमेटियों को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के इश्यूज़ उठा रहे हो। और अपोजिशन तो हमेशा जो है वो ख़ास करके जो मौजूदा अपोजिशन है वो तो सिवाय इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा कोई और बात ही नहीं करती है। उनके लिए आवाम की महंगाई कितनी है, आवाम के लिए मसाइल कितने हैं, उनके लिए इंसानी हुकूक बाकी लोगों के लिए क्या हैं, बलोचों के लिए क्या हैं, उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, क्यों हो रही है, वो उसके लिए तो उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया। पिछले कम से कम 1 साल में तो मुझे बहुत कम वाक़े, बल्कि ना होने के बराबर है मौक़े, मेरी यादाश्त में नहीं है। अगर हैं तो मैं हुआ है कुछ ऐसा तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि उन्होंने इन सारे मौज़ूआत के ऊपर ख़ास करके दहशतगर्दी के ऊपर कोई बात की हो। बलूचिस्तान की हुकूमत को, सूबा पंजाब, सिंध, केपी और वफाकी हुकूमत को सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पार्लिमान जिसने लीड करना है, जिसका वजूद अक्कासी करता है, रिफ्लेक्शन है पूरे पाकिस्तान की। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि माजी में भी पार्लिमान और फोर्सेस सारे इकट्ठे होकर इन सारे मामलात को लेकर चलते थे। तो अब फिर कब ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। सवात में जब ऑपरेशन करना था तो आपको पता है सारे लोग बैठे, इनपुट ली गई, डिस्कशन हुआ, इन कैमरा सेशंस हुए और फिर सारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो फोर्सेस के साथ खड़ी थी और मिलकर सब ने यकजहां होकर वो सिलसिला शुरू किया। वो माहौल अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इसकी क्या वजह है? या आपको लगता है कि शायद वो विल नहीं रही लोगों में, खास तौर पर पॉलिटिकल डिवीजन ज़्यादा बढ़ गई है, ये वजह है या कोई और वजह देखते हैं? पाकिस्तान में जब भी ऑपरेशंस किए गए, जो आप स्वात ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं, हमारी हुकूमत थी, हमने हर मामले में तमाम जमातों को कंसल्ट किया था। हम तो कानून और आइन बनाते हुए तमाम जमातों, अपोजिशन को भी एतमाद में लेके चलते थे। और उस वक्त भी जब स्वात ऑपरेशन बड़ा मुश्किल सूरत हाल थी, स्वात में ऑपरेशन जरूरी हो गया, तो हमने सारी जमातों को इकट्ठा करके उनकी राय से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसलिए उसकी वाइडर ओनरशिप भी रही और जल्द कामयाबी भी रही। और ये दुनिया की तारीख का शायद पहला या दूसरा बड़ा जो ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट थी, लोग अपने ही मुल्क के अंदर डिस्प्लेस हुए, आईडीपीज बने और फिर 2-3 महीने के अंदर अंदर वो सारा कुछ सफाया करके उनको अपने घरों में आबाद किया गया। ये भी एक हमारा तारीख है। अब भी कोशिश करनी चाहिए कि इस पे सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें इकट्ठी हों और एक इत्तेफाक राय का फैसला करें। उसमें कॉम्प्रेस जमातों को भी बुलाना चाहिए, कौमी जमातों को भी बैठना चाहिए। ये अंदोहनाक वाक़या है। पाकिस्तान की हर अवाम, हर बंदा इससे इफ़ेक्ट हुआ है और इसकी शदीद हम मज़म्मत करते हैं। 4 शुहदा हमारे जवान शहीद हुए हैं और जो 20 मुसाफिर शहीद हुए हैं, उसके ख़ानदानों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है। फ़ौज कुर्बानी दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस अंदाज से इसको क्लियर कर दिया, कामयाबी से हम किनार किया, उनकी कोशिशों को हम सराहते हैं। माजी को भूलना होगा, आगे की तरफ एक और स्टेप लेना होगा। इस सारे मामले में चलें, यूनिटी करने में भी, इकट्ठ करने में भी मौलाना साहब के चूँकि हर जगह बहुत अच्छे राब्ते भी हैं और सबसे बढ़कर मैं इन हाउस कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी अच्छे रवाबित हैं, जरदारी साहब से भी अच्छे रवाबित हैं, इमरान खान साहब की पार्टी भी मौलाना साहब के करीब है और पाकिस्तान के बहुत पॉपुलर वो लीडर हैं। तो उनका इस सारे मामले में आप क्या देख रहे हैं? इनपुट क्या आएगा आने वाले दिनों में? JUI फेस पे क्या रोल प्ले करेगी? मैंने 2 तजावीज़ दी थी। एक तजवीज़ तो पहले थी जब ये हालात इस तरह से, ये बलूचिस्तान वाला ये हादसा नहीं हुआ था, उसमें हमने कहा था कि सियासी माहौल को बेहतर करने के लिए हम जो है, यानी मौलाना साहब वो एक आल पार्टीज़ जो है ना वो होस्ट कर लेते हैं। ये एक बेहतर तजवीज़ है और सबको नज़दीक लाने में और विन विन सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए ये मौलाना साहब शायद जो है ना वो उसमें ये सलाहियत है कि वो ये आपस में सबको नज़दीक ले आए। कोई इसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। अच्छा, दूसरा जो है वो मैंने फिर 1-8 दिन पहले जब ये हादसा हुआ है उस दिन के हम इवन जो है ना इसमें भी इंगेज होना चाहते हैं, इसमें भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये जो इंसर्जेंसीज़ हैं
दो जगहों पे इंसर्जेंसी चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी चल रही है और बलूचिस्तान में भी चल रही है, माने या ना माने बहरहाल इंसर्जेंसी है दोनों जगह पे। यहाँ पे भी जो है ना वो हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम इन्वॉल्व होके और हम बीइंग पाकिस्तानी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हम ये नहीं कि हम किसी के उस्ताद हैं या किसी के शागिर्द हैं, इस तौर पे नहीं, या किसी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी सूबे के रहने वाले हैं। बीइंग पाकिस्तानी हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और हम ये कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हमें ये कैपेसिटी है कि JUI ये काम कर सकती है, तो इसमें काम अगर लिया जाए तो ये यकीनन जो है ये बेहतर अंदाज में इसको सेटल कर। सबका एक गैर मुतज़लज़ल अज़म है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ना है और ये BLA के टेररिस्ट इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। सवात ऑपरेशन था तो पार्लिमान पूरी साथ खड़ी थी, इन कैमरा ब्रीफिंग्स होती थी, बड़ा डिस्कशन होता था, उधर बड़ी ऐसी स्टोरीज़ भी रिपोर्ट होती थी, बहुत मार्जिन था रिपोर्ट करने का, बड़ा कुछ था। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पार्लिमान जो है ये इकट्ठी होकर सबको जोड़ेगी, तो फिर जोड़ते हुए वही बात कि तहरीक इंसाफ का फिर ये क्या करेंगे, कैसे साथ लेके चलेंगे और यूनिटी के लिए कैसे। देखिए सवात ऑपरेशन हमने कवर भी किया है, फिर उसके बाद ज़रबे-अज़ भी हमने कवर किया है जो ऑपरेशन हुआ था, फिर बड़े और भी हुए थे, राय निजात, राय हक, लेकिन सवात में तो हम जाके वहाँ पे कवर करते रहे। तो सवात ऑपरेशन के वक्त जो था वो खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी जी। और इन सब जमातों ने 3 महीने के अंदर अंदर IDPs का मसला भी जो है वो हल किया था। उसके बाद जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं आज तक मौलाना फजल रहमान साहब ऑन द रिकॉर्ड है, वो ये कहते हैं कि उन लोगों को अभी तक वो अपने घरों की वापसी जो है वो उनकी मुमकिन नहीं हो पाई है। तो ये सब करने के ये जब तक पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे जो जवाबदेह हों, जिनके घरों के बाहर लोग खड़े हो जाएं कि भाई हमारा काम करो, हमारे साथ आगे चलो, हमें वापसी हमारी यकीनी बनाओ, अमन व अमान के लिए। सवात में लोग इकट्ठे हो गए ना अमन के लिए, आज भी अमन जिरगा उनके होता है या लोग सड़कों पे आ गए थे रिसेंटली जब इमरान खान साहब ने फैसले किए 35 से 40 हज़ार लोगों के वापस लाने के, या जनरल बाजवा ने या जनरल फैज़ ने, जो भी उस वक्त के तीनों का ट्राइका था, उसने किए फैसले। तो सवात के अंदर सबसे ज़्यादा ऑपरेशन उसके अंदर जो है वो रिजेंटमेंट सामने देखने को मिली, वज़ीरिस्तान के अंदर मिली। लोग गलियों में खुद आ गए कि हम ये नहीं होने देंगे, मगर फिर भी हुआ, फिर भी लोग वापस लाए गए, फिर भी उनको बसाया गया। तो पार्लियामेंट की रजामंदी और पॉलिटिकल विल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी, अगर पॉलिटिकल विल ही नहीं है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग आपके साथ नहीं है, तो फिर ऑपरेशंस का फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि ऑपरेशंस जो हैं वो आखिरी हल होने चाहिए, उससे पहले एक पूरी फ़िज़ा बननी चाहिए, एक पूरा बयानिया बनना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने हाल ही में आपको बयानिया दिया है। आपके पास इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ISKP है, दाइश की प्रेजेंस है वहाँ पे, वो जो कि सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका तक जो है उसके ऊपर पॉलिसीज़ बना रहा है। तो अगर आपको ये अपने इस जंग को लड़ना है तो मौलाना फजल रहमान साहब के बयानिए को अपनाना पड़ेगा, जिसमें कि उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि जिहाद ये नहीं है जो हो रहा है, दहशतगर्दी ये फसाद है। और वो बयानिया जो है उसको पाकिस्तान की सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को साथ लेके चलना पड़ेगा उस चैलेंज को देखते हुए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? ये तो खुद से लड़ने वाली बात होगी। अगर इस तरह की हो तो आप खुद से फिर जितना मर्जी लड़ते रहें। जब शहबाज शरीफ साहब बैठा है CM हाउस में, यहाँ पर मीटिंग हुई जिसमें मिलिट्री के आला हुकाम भी बैठे हुए थे, और सबसे पहले यही बात हुई उधर उस दिन कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का इशू, बलूचिस्तान के अंदर एक सियासी तनाज़ा है, वो हम हल के और CBMs के लिए ये होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 2 साल गुजरने के बावजूद मुसलसल यकीन दयानिया, याद दयानिया, तो अब मुझे पता नहीं है कि शहबाज शरीफ के पास इख्तियार है नहीं है। दहशतगर्दी के वाक़यात पहले कौम परस्तों की बड़ी मुस्तनद आवाज़ें उठा करती थी, अब वो मादूम होती जा रही हैं। इसका फिर प्राइम मिनिस्टर क्या हल निकालेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब इसका क्या हल निकालेंगे? और वो तो अक्सर कहा करते थे कि मैं बलोच सदर हूँ, तो बलूचिस्तान इशू पर आसिफ अली जरदारी हों, फजल रहमान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, दीगर पॉलिटिकल एलीट हो, तहरीक इंसाफ हो, ये सारा क्या रोल प्ले कर सकती है और क्या रोल होना चाहिए? माजी में पॉलिटिकल लोगों से भी बेशुमार
बलूचिस्तान के हालात को लेकर भुट्टो साहब के दौर में वहाँ ऑपरेशन होते रहे, फिर पीपल्स पार्टी ने जब सनाज ज़हरी की हुकूमत गिराई और बाप पार्टी बनी, अब्दुल मालिक की हुकूमत, ये सारा मामला, तो पॉलिटिकल कंसेंसस को लेकर और साथ डायलॉग को लेकर और साथ आपके अपने वज़ीर आला कल फरमा रहे थे पार्लियामान में कि मैं इन कैमरा ब्रीफिंग्स में बेशुमार दफ़ा बता चुका हूँ कि कोई भी बात करने को रेडी नहीं है, कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं है। फिर वहाँ से जो कौम परस्त आवाज़ें उठती थी अख्तर जान मेंगल साहब की सूरत में, बाकी लोगों की सूरत में, वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मालिक बलोच कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इन सारे मामलात को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो तो दहशतगर्द है वो तो यकीनन ना डॉक्टर मालिक साहब के कंट्रोल में है, ना अख्तर जान मेंगल साहब के कंट्रोल में है। और वहां पे एक ग्रुप ने अगर बंदूकें उठा के फैसला किया है और इधर से कहा जाए कि जी आप बंदूकों के मुकाबले में बंदूक का जवाब न दें, तो उनको खुली छूट तो नहीं दी जा सकती। बहुत सारे सियासी लीडरों ने हमेशा इस तरह के कत्लेआम को कंडेम किया है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि बहुत सारे इश्यूज जब पंजाबियों का कत्लेआम होता रहा तो कई सियासी लीडर ऐसे भी हैं जो उस पर खामोश रहे और उनकी खामोशी जो थी वो बड़ी ज़ूमानी थी। और इसमें मैं सिंपल ये गुजारिश करूंगा, देखें ना, ऑपरेशन हुए किसी भी दौर में हुए, ऑपरेशन कोई चॉइस होता है जी, कोई खुशी से कर सकता है, कोई हुकूमत खुशी से चाहती है। हर हुक्मरान की यह ख्वाहिश होती है कि बड़े इत्मीनान के साथ हुकूमत चले और उसके मामला जो हैं वो तदब्बर के साथ चलते रहे, अमन के साथ चलते रहे। जब कोई ऑपरेशन की तरफ जाता है या कोई सख्त कदम उठाता है तो वो तो चारों नाचार ही हो सकता है ना, वो कोई ख्वाहिश के तौर पे तो नहीं हो सकता। हमारे गवर्नमेंटों के उस पे बस में कोई है ही नहीं। थ्योरेटिकली तो है कि जी गवर्नमेंट मीन कैबिनेट, गवर्नमेंट मीन पार्लियामेंट। यहाँ कोई पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट है, मौजूद है, बेरूह है, एक ढांचा रखा हुआ है, पार्लियामेंट का कोई रूह नहीं है। अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं, साबिक सीएम भी हैं, वो कहते हैं मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। पार्लियामान पहले स्टैंड करता था और स्वात ऑपरेशन में पूरा पार्लियामान खड़ा था फोर्सेस के पीछे और बात यहाँ से शुरू होती थी। अब आप इन सारे मामलात में पार्लियामान का रोल क्या देख रहे हैं? पार्लियामान को कहाँ होना चाहिए? यूनिटी की जो कमी है यही फेज से कैसे पूरा कर सकते हैं? यही हम अर्ज करते हैं। हम कहते हैं कि हम भी चूँकि इस मुल्क के शहरी हैं, आप बजाय फैसला जो है वहाँ पे या वहाँ पे करने के, आप यहाँ पे पार्लियामान के अंदर कर लीजिए, ओनरशिप पार्लियामान को दीजिए। मुमकिन इस वक्त तो मेजॉरिटी है आपके पास, राइटली या रॉन्गली मेजॉरिटी आपके पास है, फैसला वही होना है जो आपने चाहना, मगर उसको ओनरशिप दीजिए। वो आप जो है ना वो एक रस्मी ओनरशिप भी देने के कायल नहीं है, तो फिर इस वजह से जो है ना पार्लियामान का रोल जो है नीचे चला जाता है और फिर जब पार्लियामान का रोल नीचे चला जाए तो लोग उसको ओन नहीं करते हैं चीज़ों। जो डायनेमिक्स है ना बलूचिस्तान के इशू की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान दीगर जो इलाके हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अलावा, वो शायद उनको समझने के लिए तैयार नहीं है या उनको समझ में नहीं आ रही। बलोच जो कौम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ कौम है। सिंध के अंदर भी इसी तरह का सेंटिमेंट होता है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर शऊर जो है, हर तरह का सियासी शऊर, वो बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो मसला है, ये मसला उनकी कौमियत के अलावा उनकी शनाख्त और उनके सब मामलात से जुड़ा हुआ है। ये बहुत पुराना मसला है। इस पुराने मसले को कभी भी बातचीत के लिए हल करने की उसके ज़रिए से कोशिश नहीं की गई है। अब जबकि उस मसले ने इतना बड़ा सर उठा लिया है कि उसमें दहशतगर्दी अब इन्वॉल्व हो गई है, तो अब जो है वो शायद ये समझा जा रहा है कि इसको जो है वो हल करना है। और उसके लिए बहुत सारे लोग, अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि अब आपके इख्तियार में है ना मेरे इख्तियार में है, और ये बात जो है वो हाथ से निकल गई है। लोग मायूस होकर यहाँ से गए हैं। बलूचिस्तान की यूथ जो है वो मायूस है, उनको कोई सामने नज़र नहीं आता, उनकी ख़वातीन हो उनकी। और बड़ा जो इसमें एंगल आया है वो उनकी ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट है। उनकी ख़वातीन जो कि अपनी एक बिल्कुल, चूँकि हर दूसरे घर में मिसिंग पर्सनस थे और उनका मसला बढ़ता चला गया, तो उन्होंने ख़वातीन को इंगेज कर लिया। ये वाहिद ख़ित्ता है जहाँ पे इस वक्त औरतों की मूवमेंट चल रही है। और उसको आप जो भी कहें, आप जो नफ़रत का इजहार करें या उससे मोहब्बत का इजहार करें, मगर ये एक फ़ैक्ट है, ये एक रियलिटी है। और इस रियलिटी को अब तक नहीं समझा गया, और अब भी अगर ना समझा गया तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें और ख़राब होंगी। इसके अंदर जो दहशतगर्दी का एलिमेंट है, वो एलिमेंट में भी अब यूथ की बड़ी तादाद जो है वो शामिल हो गई है। तो इसको अब कैसे बदलना है,
2-3 दिन आप तकरीरें करेंगे, 2-3 दिन आप इजलास करेंगे, कंडमनेशन करेंगे, अपनी वेंटिलेशन करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हल की जब बारी आएगी तो हल के लिए आपके पास कोई सरा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है इसको बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिए। हल मौजूद है, कॉम्प्रस जमातें जो अभी भी वहाँ पे जो उनकी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको एक मुनज़्ज़म तरीके से पॉलिटिक्स से बाहर किया गया है, उनको सियासत से बिल्कुल इर्रेलेवेंट किया गया। एक ऑर्गेनिक जो वहाँ की सपोर्ट थी उसको माइनस किया गया, और उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें, अपनी मंशाओं की जो एक बंदोबस्त थे वो वहाँ पे किए, जिसके बाद सूरत हाल ये हो गई है कि पॉलिटिकल सिस्टम पे वहाँ पे लोगों का यकीन नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस संजीदगी से पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वहाँ पे उसको आजमाना चाहिए। अभी भी जो वहाँ के लोग हैं, जो जमातें हैं, जिनको लोग अभी भी उनसे बात करते हैं, सुनते हैं, उनको इंगेज करना चाहिए, वरना फिर यही होगा जो आपने कहा कि कुछ बड़े बोल देते हैं, कुछ सीरियसनेस दिखाते हैं, 2-4 दिन तकरीरें होती हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं। उनको इसको वो एक और अलमिये का, अल्लाह ना करे जैसे अभी जाफर एक्सप्रेस का हुआ, एक और अलमिये के मुंतज़िर रहते हैं और फिर वो आगे चल जाते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे, इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। वो खून खराबा करते हैं, वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोयटा में थे, कौमी असम्बली का महाज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने संभाल रखा था, और बिलावल भुट्टो की जो सानिहा बलोचिस्तान को लेकर, सानिहा जाफ़र एक्सप्रेस को लेकर जो तकरीर थी वो बड़ी मुतवाज़न थी, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, और उसमें वो बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे थे कि इस दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए क्या करना चाहिए। वो बता रहे थे कि अगर नेशनल एक्शन प्लान जो है वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त इम्प्लीमेंट कर सकते थे तो अब शहबाज शरीफ साहब भी कर सकते हैं। जब APS का जो है वो बदकिस्मत सानिया हुआ तो क़यादत सारी इकट्ठी हुई थी, नेशनल एक्शन प्लान बना, फिर उस पर डिस्कशन हुआ। APS या इसमें कोई इस बात में कोई ऐसी जो है ना जमातों को इकट्ठा बैठ जाना यकीनन होना चाहिए, मगर वो किसी ऑपरेशन के नाम पे नहीं, किसी ऑपरेशन की सैंक्शन लेने के लिए नहीं। इसको मामलात को लाना चाहिए पार्लियामान में, पार्टीज़ के अंदर, और इस पे एक फेयर डिबेट होनी चाहिए और उसके नतीजे में कोई नए डायलॉग का इंतज़ाम होना चाहिए। दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है उसकी नौइयत मुख्तलिफ है, जो बलूचिस्तान के अंदर है उसकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक, उसमें आपने किस तरह से पब्लिक सपोर्ट को उनके साथ से उससे अलग करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है जो लोग पढ़ते हैं, जो जानते हैं कि मिलिट्री की जो भी थेरीज़ होती हैं या उनकी जो हिकमत अमली होती है वो कितने प्रॉन्ग्स होती है, उसमें किस तरह से आपने उसका अमल दखल कम करना है, किस तरह से लोगों की इन्वॉल्वमेंट सारी, उसको उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है, किसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये पब्लिक सपोर्ट ख़त्म होगी, उनका मिसिंग पर्सनस का मामला सही होगा, यानी वो लोगों के लापता अफराद का मामला ख़त्म होगा, इसी तरह से जो दीगर उनके मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, नौजवान जो है उनको कोई इंगेजमेंट उनकी नहीं है, तो वो उन सब को अगर आप गेज करना शुरू करेंगे तो आपके लिए एक वक्त मिलेगा, तो आप इसको जो है वो आगे लेके ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज तो नहीं। इसी तरह से जैसे आपने कहा है, अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान, जो बिलावल साहब ने कहा कि पहला हुआ था तो दूसरा चलेगा, दूसरा नेशनल एक्शन प्लान के अंदर फिर आपने उसको आपने सारी जमातों के साथ मिल के करना है। तो क्या PTI को भी उसके अंदर आप इंगेज करेंगे? PTI की क़यादत अगर आपके साथ नहीं भी बैठना चाहती तो भी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि आप उनको शामिल करें इसके अंदर। बलूचिस्तान की तमाम जमातें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जमातें हैं उनको आप किस तरह से इसमें शामिल करेंगे, उनके साथ कैसे डायलॉग करेंगे, कैसे आपने प्रोसेस आगे बढ़ाना है, ये क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब? मेरे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ये एक मामला है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है या उनकी एक जिस तरह से हुकूमत की क्रेडिबिलिटी
सिक्योरिटी के ऊपर सवालात हैं, वो एक उनके लिए मसला बन सकता है। हाँ, इसमें जो नेशनल लीडरशिप है, अगर वो इंगेज होती है, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब या वो महमूद खान नचकज़ई साहब को भी ले सकते हैं, वो इसके अंदर जो है वो अख्तर मैंगल साहब को भी ले सकते हैं, तो एक डायलॉग भी हो सकता है और एक वे फॉरवर्ड भी बन सकता है। और ये इसमें इसके लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बग़ैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल उनकी एक जो कबूलियत है लोगों के दरमियान, उनकी जो मकबूलियत है लोगों के दरमियान, वो उसको आपको जो है वो गेज करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है अब ये देखना होगा। ये एक बड़ा चैलेंज बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के लिए। तो सानिया जाफर एक्सप्रेस जो है वो सारी कौम से और सारी पार्लिमान से एक ही डिमांड कर रहा है कि आपका इत्तेहाद ही पाकिस्तान को कोई वे फॉरवर्ड दे सकता है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में शिकस्त उसी बुज़दिल दुश्मन की होगी जो ख़वातीन को और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है और जिसकी सफाकियत जो है वो इस कदर है कि उसका ना कोई मज़हब है ना कोई नज़रिया और निहत्ते पर गोली चलाना वो अपना फ़ख्र समझता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।